तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के साथ 9 दिसंबर द हिंदू एनालिसिस करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑलरेडी इनके बारे में बहुत डिस्कस किया था, महुआ मोइत्रा के बारे में। इनको फाइनली एक्सपेल कर दिया गया है लोकसभा में से, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल तृणमूल जस्ट अ मिनट, तृणमूल तृणमूल कांग्रेस मेंबर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है ना। नाम का है क्या है, महुआ मोइत्रा, ठीक है। एंड कहाँ से एक्सपेल हुई है, लोकसभा से, एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। अब ये क्यों एक्सपेल हुई है, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया है कि इन्होंने कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम किया, कि पैसे लिए और जो क्वेश्चंस इनको बोला गया वो इन्होंने लोकसभा में पूछे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कमिटी है, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन, ये लिखेंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी had moved a resolution which said that said her continuation was untenable and her conduct was unbecoming of an MP, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना। मूव्ड अ रेजोल्यूशन कि भाई इनको नहीं रख सकते बिकॉज इन्होंने गलत काम किया है। अब एक्यूजेशन क्या है, accused of taking bribe from Dubai-based businessman दर्शन हीरानंदनी। अब इनका नाम भी बहुत कम ही आता है न्यूज़पेपर में कि किससे पैसे लेने की एलिगेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनसे पैसे लिए गए। एंड फॉर आस्किंग, पैसे लिए गए क्यों, फॉर आस्किंग इन रिटर्न फॉर ये लिखेंगे इन रिटर्न फॉर आस्किंग पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि ये क्वेश्चंस आप पूछोगे, इन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे और इसके बदले में महुआ मोइत्रा को क्या मिला, पैसे मिले, विच इज नॉट राइट। बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ऐसे नहीं कर सकती हैं, राइट। द तृणमूल लीडर लेटर डिस्क्राइब द एथिक्स कमिटीज रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपल्शन एज हैंगिंग बाय अ कंगारू कोर्ट। द कमिटी हैड हेल्ड मोइत्रा गिल्टी ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम ये भी बनाएंगे कि जो कमिटी है, कौन सी कमिटी, एथिक्स कमिटी, जो एथिक्स कमिटी है उन्होंने भी, एथिक्स कमिटी हैड हेल्ड मिस मोइत्रा गिल्टी ऑफ अनएथिकल कंडक्ट, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चंस तो पूछे उनके कहने पर पैसे भी लिए, प्लस लॉगिन आईडी जो होता है लोकसभा मेंबर्स पोर्टल का, ऑल्सो शेयर्ड, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे ऑल्सो शेयर्ड लोकसभा मेंबर्स पोर्टल यूजर नेम एंड आईडी, ठीक है जी। तो ये इनके ऊपर एलिगेशंस हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सी मेंबर जो है वॉज एक्सपेल्ड, ठीक है। वो मेंबर लोकसभा की थी, राज्यसभा की थी, कौन सी पार्टी की मेंबर थी, एंड वाई, कौन से बिजनेसमैन से एलिगेशन है कि उन्होंने पैसे लिए हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। और कहा जा रहा है कि क्वेश्चंस किससे रिलेटेड पूछे गए, अदानी से रिलेटेड पूछे गए, ठीक है ना। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम ग्रीन से मार्क भी कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे पता रहे दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है, पूरा ही हमें पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, अ ग्रुप ऑफ अकेडमिक्स फ्रॉम इंडिया, कतर एंड यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली पब्लिश्ड अ वरिंग न्यू स्टडी इन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। एक स्टडी पब्लिश करी है किसने, कतर, इंडिया और यूएस के अकेडमिशियंस ने मिलकर, और उन्होंने किसके बारे में बात करी है, ऑन द वॉल्यूम ऑफ अनअप्रूव्ड एंड इवन बैंड फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे लिखेंगे स्टडी रिलेटेड टू
study related to fixed dose combination, study related to fixed dose combination, that is FDC, even though banned are being sold in India, even though they are banned. ठीक है, ये बैंड है, FDCs आर बैंड, बट बैंड है तभी यहाँ पर ये सेल किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर. ये स्टडी बता रही है. स्टडी किसने करी है? स्टडी बाय US, इंडिया एंड कतर academics. ठीक है, अब इसको आगे पूरा पढ़ लेंगे. यूजिंग सेल डाटा ऑफ द यूजिंग सेल डेट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, द स्टडी डॉक्यूमेंट्स दैट द ईयर 2020 60.5% ऑफ FDCs of antibiotics were unapproved and another 9.9 were sold despite being banned in the country. ठीक है ना, या तो वो बैंड है या फिर अनअप्रूव्ड है. बैंड और अनअप्रूव्ड, तो अनअप्रूव्ड भी हम लिख लेंगे, या फिर तो वो बैंड है या फिर दे आर नॉट अप्रूव्ड, दोनों ही गलत है. ठीक है, दैट सो मेनी ऑफ दीज अनअप्रूव्ड बैंड FDCs कंटेन एंटीबायोटिक्स इज अलार्मिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ एंटीबैक्टीरियल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया. अब यहाँ पे डेंजरस, व्हाई इज इट डेंजरस लिखेंगे? डेंजरस बिकॉज ऑफ increasing prevalence of antibacterial microbial resistance, that is AMR in India. Now what is AMR? Anybody in the chat section? AMR क्या है? सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. क्या है? एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ठीक है, AMR है और इंडिया में ये बढ़ रही है. ये क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं लोगों को, वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए उन्होंने इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा ली किसी और चीज के लिए या किसी के लिए भी कि उनको वो सूट ही नहीं कर रही है. इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज दे हैव टेकन सो मच ऑफ इट. ठीक है, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है, केमिस्ट वाले के पास जाओ, उसको को क्या बीमार हो, वो खुद से ही दवाइयां दे देता है, इवन दो द पर्सन इज नॉट अ डॉक्टर, राइट, ही इज नॉट अवेयर. ठीक है, दो ही इज अ फार्मासिस्ट बट ही इज नॉट अ डॉक्टर. तो ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर दवाइयाँ थोड़ी सी देख करके देनी चाहिए, और अप्रूव्ड और जो बैंड हैं वो अनअप्रूव्ड और बैंड नहीं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद FDCs क्या है? FDCs आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वन और मोर नोन ड्रग्स, कैन बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीजेस सिंस द कॉम्बिनेशन कैन इंप्रूव पेशेंट्स कंप्लायंस. ठीक है, अब यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं कि FDCs होते क्या हैं, तो ये लिख लेते हैं. FDCs लिखेंगे, FDCs इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको टाइटल में ही लिखवा दी है, तो इसका मीनिंग लिख लेते हैं. आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वन और मोर known drugs and can be useful in the treatment of some diseases since the compilation can improve patient compliance. ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हम ये मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ड्रग्स. ठीक है, अब इसमें ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, पर है क्या? फॉर इंस्टेंस इफ पेशेंट हैज टू टेक 3 डिफरेंट मेडिसिन, ठीक है ना, वो 3 डिफरेंट मेडिसिन लेना भूल जाता है. ठीक है, अब क्या करेंगे, वो तीनों को एक साथ डाल करके एक मेडिसिन दे देंगे कि भाई तू ये ले ले, सिरप बना दिया उसका, और ये एड्स की ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा था. बट अब जो कॉम्बिनेशन है, जो FDCs बना रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है वो अप्रूव्ड होने चाहिए, बिकॉज कुछ मेडिसिन जो है वो एक साथ वर्क नहीं करती, कुछ मेडिसिन जो है वो टॉक्सिक हो जाती है एक साथ वो करके, तो इसलिए वो अप्रूव्ड और बैंड तो नहीं होनी चाहिए. ये इसके बारे में सारा का सारा आपका एडिटोरियल है, जिसमें से हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, जिसमें आपको FDC की फुल फॉर्म, FDC का मीनिंग ये पता होना चाहिए, और एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि दवाई ही सूट, एंटीबायोटिक्स ही सूट करने बंद हो गए. दैट इज द मेडिसिन, जो हम कड़वी मेडिसिन जिसको बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, दैट इज व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, एंड वो इतनी ज्यादा ले लेते हैं हम डॉक्टर से बिना पूछे कि अल्टीमेटली दे स्टॉप वर्किंग.
उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, चलो ये एफडीसीज का ही है, आई थिंक इससे ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करते हैं बाय रोड, कैसे? द अनाउंसमेंट बाय श्रीलंका प्रेसिडेंट रणिल विक्रम सिंह, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, अगर आपने अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ तो इसको ऐड कर लीजिए। रिसेंटली अबाउट अ प्रपोजल टू establish and land connectivity with India has come none too soon. 20 years ago in Chennai, Mr. Vikram Singhe, then Prime Minister, while delivering a lecture, floated the idea of building a bridge linking Rameshwaram in Tamil Nadu with Telaimanar in the northern province of Sri Lanka. This was part of his larger vision of regional economic connectivity. तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीलंका पीएम प्रेसिडेंट, श्रीलंका president proposes to connect Sri Lanka and India through land. Sri Lanka and India through land. Earlier, President in Chennai, Mr. Vikram Singhe, इनका पूरा नाम पता होना चाहिए, या फिर हम ये लिख लेते हैं earlier also idea came up, proposal came up, ठीक है। कनेक्टिविटी किसके बीच में कनेक्ट कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। रामेश्वरम, बिल्डिंग अ ब्रिज लिंकिंग रामेश्वरम, तो ये अर्लियर आइडिया था कि लिंकिंग रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, टू लिंकिंग रामेश्वरम तमिलनाडु विद तलाईमनार इन श्रीलंका। बस हमें इतना ही पता होना चाहिए, ये भी हम एक्स्ट्रा ही नोट कर रहे हैं। अगर ये आइडिया बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है तब हमको पता होना चाहिए, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ ये अप्रूवल वगैरह हो जाता है ना तब इम्पॉर्टेंट होगा। अब वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट रिपोर्ट आई है, द ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020। मैंने तुम्हें क्या सिखाया हुआ है कि जब भी कोई रिपोर्ट आए, ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए वो रिपोर्ट कौन लेकर आया है, किसने दी है। अब इसके अंदर क्या कौन सा क्वेश्चन टाइप बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन टाइप हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड meteorological organizations report क्या है, द ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा कि भाई द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो किसने लिखी है, वो कब से कब तक का डाटा बताती है। ये दो क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। गिव्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ प्लैनेट्स रिस्पॉन्स टू, ठीक है ना, ये क्या दे रही है, गिव्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ प्लैनेट्स रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है ना। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, CO2 वगैरह है, उसका प्लैनेट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, ठीक है। Now, in the section on the state of glacier health, it points out that on average the world's glacier thinned by approximately a meter a year from 2011 to 2020. I think हमने ये पहले भी, तो कह रहे हैं ग्लेशियर सेक्शन के अंदर उसने क्या बोला है, ग्लेशियर सेक्शन के अंदर उसने बोला है that the world's glaciers thinned by approximately a meter a year from 2011 to 2020। ये हमने पहले भी नोट किया हुआ है, मुझे याद आ गया। When compared across decades, there is a significant regional variability, but the overall pattern remains that glaciers in all regions of the world are becoming smaller, ठीक है। Glaciers in all regions of the world are becoming smaller। हर जगह ही जो ग्लेशियर्स है उनका साइज जो है कम हो रहा है। ग्लेशियर्स क्या है, जो बर्फ जमी हुई है पहाड़ पे,
इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, हमें थ्रू आउट द ईयर जो पानी मिलता है वो इन ग्लेशियर्स से ही मिलता है। जो समर के अंदर हमें मिलता है, रेनी सीजन के बिना पानी हमारे पास आता है, वो इन ग्लेशियर्स से ही मिलता है। जो ठंडक मेंटेन होती है अर्थ की, वो भी कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स से होती है। मेल्ट क्यों रहे हैं? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे अगर हम फ्रिज बंद कर देंगे तो आइस वाला जो स्पेस है वो मेल्ट हो जाता है, वैसे ही हमने अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वैसे ही वो मेल्ट हो रही है, और इससे क्या हो सकता है, फ्लडिंग भी हो सकती है, जो कि हमने देखी इस बार सिक्किम में भी। In fact, some of the reference glaciers which are used to make long-term assessments of glacier health have already melted away, as the nourishing winter show is completely melting away during summer. In Africa, glaciers on the Rwenzori Mountains and Mount Kenya are projected to disappear by 2030. ये लिखेंगे in Africa। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये दो जो माउंटेन्स हैं ये कहाँ पर हैं? अफ्रीका में है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब तक ये मेल्ट होंगे, ठीक है। इन अफ्रीका ग्लेशियर्स ऑन रेवेंजोरी माउंटेन्स एंड माउंट कीनिया आर प्रोजेक्टेड टू disappear by 2030, and those on Kilimanjaro by 2040। तो ये बताया हुआ है कि भाई कब तक उड़ जाएंगे यहाँ से ग्लेशियर्स। द रिपोर्ट पॉइंट्स ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रो ग्लेशियल लेक्स एंड लाइकलीहुड ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। यार देखो, ये जो ग्लोफ है इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा, क्योंकि सिक्किम के अंदर ये आया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये जो लेक है ये ग्लेशियर फेड है, ठीक है। अब अगर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में हुआ, तो ये पूरा ही हम लिख लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लेते हैं। ग्लोफ इवेंट ब्रॉट destruction of चांगथांग। ये मैंने तुम्हें कैसे हाथ याद करवाए? सी हंग टी हैंग, ठीक है, ये ए है, ठीक है। तो ये डैम में जो था डिस्ट्रक्शन हुई, डैम इन सिक्किम। आफ्टर कौन सा लेक? आफ्टर साउथ लोहानक लेक flooded from melting of glaciers, ठीक है ना। और ये कब का इवेंट है? ये 2023 का ही इवेंट है जो इंडिया में हुआ। तो ग्लोफ का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको ग्रीन से हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, और बाकी जो ऊपर पड़ा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, स्पेशली फॉर NDA CDS स्टूडेंट्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में से। CUET UG PG वाले भी इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर नए CM बने हैं, कोई मुझे बता सकता है तेलंगाना के न्यू CM कौन है? हमने कल ही पढ़ा था, तेलंगाना CM बताइए, ठीक है। आज हम नोट करें मिजोरम के न्यू CM, मिजोरम न्यू CM, ठीक है। कौन है? लीडर लालदू होमा, ठीक है, लालदू होमा, ठीक है। अब जिस घर में जो लड़के होते हैं वो बहुत बाद में पैदा होते हैं, ठीक है ना, वो लाल हो जाता है घर का, और उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, तो उससे याद कर सकते हैं कि तुम घर में ही बैठो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, न्यू क्लाइमेट ड्राफ्ट सीक्स ट्रिपलिंग ऑफ रेन्यूएबल कैपेसिटी। तो यहाँ पर किसके बारे में बात करें? COP 28 के बारे में। COP 28 कहाँ पर हुई है? दुबई में हुई है, UAE के अंदर हुई है, और इस बारी बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में बात भी करी गई है, राइट। और इंडिया के टारगेट्स भी मैंने आपको कल लिखवा दिए थे, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है। द लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेक, वन ऑफ द की डॉक्यूमेंट्स बीइंग नेगोशिएटेड
at the UN's climate summit in Dubai has linked the tripling of renewable energy capacity with a phase out or a time bound ending of fossil fuel. देखो हमारे यहाँ पर अगर वर्ल्ड में देखें तो पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हैं. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल से बनी हुई चीजें, कोल अलग हो गए तो कोल, ठीक है. ये सब जब हम इनको बर्न करते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए, चाहे वो कार चलाने के लिए हो, चाहे हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हो, क्या किसी भी चीज के लिए, तो पॉल्यूशन होता है, राइट. तो फॉसिल फ्यूल आर द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, तो इनको खत्म करना है. तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि रेन्यूएबल सोर्सेज जो है उनको आप ट्रिपल करिए. इंडिया ने इस चीज पर साइन नहीं किया है, ठीक है. इंडिया हैज नॉट साइंड इट, दो बाय नो मीन्स फाइनल एंड ओनली ऑफर्ड एज एन ऑप्शन. इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग पुश बाय द लीडरशिप एट COP28. ये ऑप्शन है ट्रिपलिंग रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030, इंश्योरिंग दैट इंक्रीज इन रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंटेड. तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं. ये लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है ना. द लेटेस्ट, ये मैं इरेज कर रही हूँ, यस, लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ, ये ड्राफ्ट है यार, अभी इसको पक्का हो जाने दो, फिर उसके बाद लिखेंगे, ठीक है. बस इसमें एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है. ट्रिपलिंग ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, ट्रिपलिंग रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी by capacity globally by 2030. अब यहाँ पे what is renewable energy? Renewable energy is wind, water, सोलर एनर्जी. जो एक बार पेट्रोल गाड़ी में डाला, गाड़ी चला दी, खत्म, पेट्रोल वापस नहीं आने वाला. विंड मिल है, उसको चला रहे हो, वो चलता जा रहा है और एनर्जी क्रिएट करी जा रहा है. दैट इज व्हाट इज रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है. भूटान ऑथर Teshring Tashi gets Premchand Fellowship. Bhutanese author Teshring Tashi was on Friday conferred Premchand Fellowship of Sahitya Academy based on in Bhutan's capital Thimphu. Mr. Tashi is a writer known for his works in the field of creative non-fiction. He has written numerous books in Bhutan and has made his country accessible, engaging and interesting for the youth. After the conferment of the fellowship, Mr. Tashi delivered a lecture through which he storytelling on storytelling reports through which he traced, ठीक है, is 12th spread of Buddhism in connection between Bhutan and the contribution of both countries spread of Buddhism. Mr. Tashi is the 12th recipient of the fellowship. अब यहाँ पे हम लिखेंगे भूटान ऑदर Teshring Tashi got Premchand Fellowship of Sahitya Academy. He is a non-fiction writer. फिक्शन मतलब जो मन घड़त कहानी होती है, नॉन फिक्शन मतलब कुछ रियलिटी टाइप लिखना. नॉन फिक्शन राइटर, एंड ही इज द 12th recipient of the फेलोशिप, ठीक है जी. नेक्स्ट चलेंगे. पैलेस्टीनियन पोएट रिफात अलारीर किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक ऑन गाजा. पैलेस्टीनियन पोएट रिफात अलारीर, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ यंग जनरेशन ऑफ, यहाँ पे नीचे भी था कुछ, ओके वापस आके कर लेंगे. अभी ये पढ़ रहे हैं. जनरेशन ऑफ ऑथर्स इन गाजा हु चोज टू राइट इन इंग्लिश टू टेल द स्टोरीज was killed in Israeli strike. Al-Jiri said a few days after Israel began its ground offensive on October that he refused to leave northern Gaza, the epicenter of the fighting at that time. ठीक है, तो he has been killed. Now this is important. लिखेंगे Palestinian poet Rifat Alarir killed in Israeli strike on Gaza. ठीक है. refused to leave northern Gaza, the epicenter of war between Hamas and Israel. ठीक है. Now this is again important, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है.
Erdogan links Sweden's NATO bid to sale of F-16 fighter jets by US. President Recep Tayyip Erdogan, who is the president of Turkey, made Turkey's ratification of Sweden's stalled a NATO membership application conditional on the US Congress simultaneously approving Ankara's request for F-16 fighter jets. Sweden and Finland have sought NATO membership as a result of Russia's invasion of Ukraine last year. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें? देखो, नाटो का मेंबर कौन कौन बनना चाहता था, ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन. फिनलैंड हैज ऑलरेडी बिकम द मेंबर ऑफ नाटो. कैन यू टेल कितना नंबर ऑफ मेंबर वो बना है, ठीक है, इसके आने से नाटो में कितने मेंबर्स हो गए हैं. अब स्वीडन जो है वो मेंबर बनना चाह रहा है पर नहीं बन पा रहा. क्यों? क्योंकि टर्की को कुछ इश्यूज हैं. टर्की कह रहे हैं ये लॉज चेंज करो, वो लॉज चेंज करो. इवेंचुअली टर्की ने कहीं ना कहीं ये भी कह दिया कि अगर यूएसए मुझे F-16 फाइटर जेट्स बेचेगा तब मैं अप्रूव कर दूंगा, ठीक है ना. नाटो मेंबरशिप एप्लीकेशन कंडीशनल ऑन द यूएस कांग्रेस साइमल्टेनियसली अप्रूविंग अंकाराज मतलब टर्कीज रिक्वेस्ट टू बाय F-16 फाइटर जेट्स, ठीक है. और स्वीडन क्यों मेंबर बनना चाहता है नाटो का? क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो इनको भी डर हो गया. हंटर बाइडन के ऊपर, हु इज हंटर बाइडन? ही इज द सन ऑफ प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, ठीक है. इनके ऊपर क्या एलिगेशन है कि एक तो ये ड्रग एडिक्ट थे जब इन्होंने गन बाय करी और उसके अंदर इन्होंने बोला कि मैं ड्रग से एडिक्ट नहीं हूँ. दूसरा, इनका यूक्रेन के बिजनेस के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ इनका नाम आ रहा है, ठीक है. अब इनके ऊपर हंटर बाइडन वॉज इंडक्टेड ऑन 9 टैक्स चार्जेस. टैक्स रिलेटेड बिजनेस डीलिंग से भी इनका नाम जोड़ा जा रहा है. ऑलरेडी गन्स वाला जो इशू है वो इनके ऊपर चल रहा है, ठीक है. पुतिन टू सीक अनदर टर्म एज प्रेसिडेंट एक्सटेंडेड हिज रूल ऑफ ओवर 2 decades. Now Putin has become, who is Putin? Putin is the president of Russia, Vladimir Putin. Mr. Putin 71 has twice used his leverage to amend the constitution so he could theoretically stay in power until he is in his mid 80s. He is already the longest serving president leader of Russia. उससे पहले सोवियत डिक्टेटर जो था वो इतनी देर रह के गया था, जोसेफ स्टालिन. अब देखिए, जब भी आपको द हिंदू के लास्ट पैराग्राफ में कुछ मिले ऐसा सा, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो लिख लेते हैं पुतिन, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, amended constitution so that he can remain in power until he is in his mid 80s, ठीक है. Already the longest serving leader of Russia since सोवियत जब रशिया और उसकी सारे 7 कंट्री साथ में हुआ करती थी, जोसेफ स्टालिन who died in 1953, ठीक है. अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं. व्लादिमीर पुतिन ऑन फ्राइडे मूव टू प्रोलॉन्ग हिज रिप्रेसिव एंड अनयील्डिंग ग्रिप ऑन रशिया फॉर एटलीस्ट अनदर 6 years बिकॉज वो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पर चीज़ थी, ये हमने नोट कर ली जहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है. उसके बाद यूएस FDA अप्रूव्स पेयर ऑफ जीन थेरेपीज फॉर सिकल सेल डिजीज, ठीक है. तो ये लिख देते हैं, पहले लिख लेते हैं US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, US फूड एंड ड्रग Administration, that is FDA, approved a pair of gene therapies for sickle cell disease, right. तो यहाँ पे यूएस फूड ड्रग ने क्या थेरेपी अप्रूव करी है? जीन थेरेपीज फॉर सिकल सेल डिजीज. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिकल सेल डिजीज, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिकल सेल डिजीज जो है इज अ पेनफुल इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट कैन बी डेलिब्रेटिंग एंड लीड टू प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है. अब यहाँ पर ये जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं जीन्स के थ्रू, और
अर्ली डेथ भी हो जाती है इससे। तो यहाँ पर जो हमारा सेल होता है वो राउंड होता है नॉर्मली, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेल होता है वो सिकल शेप्ड का होता है, और इसी वजह से जो सेल है वो हर जगह बॉडी में चीज़ें नहीं पहुंचा पाता, एंड ड्यू टू विच डेथ जो है वो जल्दी हो जाती है। ये क्या है, सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज is a painful inherited blood disorder that can lead to early death। ठीक है ना। अब ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, इंडिया में भी प्रेवलेंट है और यूएसए में भी। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं वो, द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड अ पेयर ऑफ जीन थेरेपीज फॉर सिकल सेल डिजीज इंक्लूडिंग द फर्स्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन, ठीक है ना, इंक्लूड यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूडिंग द फर्स्ट ट्रीटमेंट, इंक्लूडिंग द फर्स्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन CRSPR जीन एडिटिंग थेरेपी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, जिससे कि जीन्स भी एडिट हो सके, वो टेक्नोलॉजी का भी ये यूज करेंगे। द एजेंसी अप्रूव्ड लाइफजीनिया फ्रॉम ब्लूबर्ड बायो एंड अ सेपरेट ट्रीटमेंट कॉल्ड कैसकेवी बाय पार्टनर्स वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स एंड CRISPR थेरेपेटिक्स फॉर द इलनेस। बोथ थेरेपीज वर अप्रूव फॉर द पीपल। तो यहाँ पे both therapies approved for people aged 20 years and older, ठीक है। जो 12 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का है वो ये करवा सकते हैं। द वर्टेक्स और CRISPR जीन थेरेपी यूजेस द ब्रेक थ्रू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हम लिख लेंगे 4th पॉइंट, वर्टेक्स और CRISPR gene therapy uses gene editing technology that won Nobel Prize in 2020। इन्वेंटर्स को क्या मिला था, नोबेल प्राइज फॉर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। Now, it affects an estimated 1 lakh people in the US, most of whom are black. In sickle cell diseases, the body makes flawed sickle-shaped hemoglobin, impairing the ability of red blood cells to properly carry oxygen to the body's tissues। ये भी हम लिखेंगे sickle cell के बारे में, sickle cell disease। In sickle cell disease, body makes flawed sickle-shaped hemoglobin, impairing the ability of RBCs, that is red blood cells, to properly carry oxygen to the body's tissues, ठीक है ना। तो सिक्कल शेप सेल बनाता है, ठीक है ना, और सिक्कल शेप सेल बनाता है तो ऑक्सीजन जो है, जो राउंड शेप सेल्स होते हैं वो पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं, तो ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते, तो दैट इज वाई द सिक्कल सेल्स टेंड टू स्टिक टुगेदर एंड कैन ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉजिंग इंटेंस पेन। तो ये जो है यूएस लेकर आया है। ओके, अब इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट जो था वो रह गया था, वो कर लेते हैं पहले। एंड उससे पहले आई वांट टू टेल यू कि अगर आप हमसे लेक्चर्स खरीदना चाहते हैं करंट अफेयर्स के, तो loggery.info विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मंथली लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो जिसमें हमने बहुत शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा मंथ का करंट अफेयर्स कवर करवाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं, CUET और MHCET दोनों ही 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक एग्जीबिशन हो रही है। अगर ये एग्जीबिशन का बार बार डिस्कशन होगा तभी हम इसको करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बाद में कमेंट्स में बच्चे बोलते हैं कि एक रह गया था, तो नहीं रहा, तो ये हो गया है। तो loggery.in को आप विजिट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।